Hello, my dear students. Welcome to my new lecture on lattice vibrations. In this lecture, we'll talk about what are lattice vibrations. सबसे पहले हम बात करेंगे lattice vibrations क्या हैं. Then we'll take vibrations of one dimensional monoatomic lattice, जिसमें हम बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन क्या है, फोनोन्स कैसे जनरेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आती है, उसके लिमिटिंग केसेस क्या बनते हैं, और जो फोनोन है उसका डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है. ओके, सो दीज आर आउटलाइन ऑफ माय लेक्चर. तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लैटिस. लैटिस क्या है? लैटिस कैन बी कंसिडर्ड एज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जहां हमने क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ा है, क्या लैटिस क्या है? लैटिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस. बट जब हम लैटिस वाइब्रेशंस के चैप्टर में आते हैं, तो लैटिस वाइब्रेशंस के चैप्टर में हम लैटिस किसको मानते हैं? लैटिस इज कंसीडर्ड एज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट. ओके, एंड ऑब्वियसली बात है, जब क्या है, व्हेन दे आर कपल्ड, So we'll assume that atoms are coupled through elastic springs. Actually उनके बीच में कोई springs नहीं लगी हुई होती हैं, atoms के बीच में कोई springs नहीं होती है. So you can see that we'll assume that atoms are connected through elastic springs. So there are no real springs. Why we are calling it springs? Springs से connected है because when one atom strikes with the other atom, their collision or their scattering is completely elastic. So यहां पर क्या कहा जाता है, जब उनका जो टक्कर है, उनका जो collision है वो इलास्टिक है, तो इसलिए assume that कि उनके बीच में क्या लगी हुई है, स्प्रिंग्स लगी हुई हैं. वो भी क्या, कंप्लीटली इलास्टिक स्प्रिंग्स. इलास्टिक आपको पता होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. ओके, तो हमने क्या पढ़ा यहां तक, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, ये लैटिस क्या है? लैटिस इज अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड वी अज्यूम दैट दे आर कनेक्टेड थ्रू इलास्टिक स्प्रिंग्स, हाइपोथेटिकल स्प्रिंग्स. एंड देन कम टू द लैटिस वाइब्रेशंस. लैटिस वाइब्रेशंस किसको कहते हैं? सो ये जो एटम्स हैं, सपोज आप क्या करते हैं, इस एटम को हिलाते हैं, सपोज आप इस एटम को पकड़ के खींचते हैं एंड देन छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये जो एटम है, ये जो मोशन करेगा, उसका मोशन किसको ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट एटम को, एंड देन नेक्स्ट एटम को, एंड देन नेक्स्ट एटम को, एंड देन नेक्स्ट एटम. ओके, इससे क्या होगा, जो पूरा कनेक्टेड एटम्स हैं इलास्टिक स्प्रिंग्स के थ्रू, क्योंकि उनका जो कोलिजन है कंप्लीटली इलास्टिक है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनके बीच में इलास्टिक स्प्रिंग्स लगी हुई है. तो क्या होगा, अगर आप एक एटम को मोशन कराएंगे, पकड़ के खींचेंगे, तो क्या होगा, वो जो मोशन है वो अगले एटम्स को ट्रांसफर होता चला जाएगा. तो इससे हम क्या कह रहे हैं, लैटिस वाइब्रेशंस क्या है? लैटिस वाइब्रेशंस है, लैटिस वाइब्रेशन कैन बी कंसीडर्ड एज द कपल्ड ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऑसिलेशंस आर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन एटम और एनी मास अबाउट एनी फिक्स्ड पोजीशन. तो यहां पर क्या कर रहा है, जो एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी translational motion, but it is performing the vibrational motion. Vibrational motion क्या होता है? It is to and fro motion about any fixed position. So here atom is performing oscillation. Okay? So lattice vibration क्या हुआ भाई? Lattice vibration can be considered as the coupled oscillations of periodically arranged atoms in solid about their equilibrium or mean position. So आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, ये जो atoms हैं वो इलास्टिक स्प्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं एंड अपनी मीन पोजीशन पर रखे हुए हैं. ऐसे मानो कि वो क्या है, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर अरेंज्ड है. ओके, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दो एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, वी आर कॉलिंग इट ए. इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट लैटिस कांस्टेंट. ए इज नोन एज लैटिस कांस्टेंट. तो पीरियोडिकली अरेंज्ड एटम्स हैं, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो ए है. नाउ सेकंड जो दिखाया गया है यहां पर, जो सेकंड शो किया गया है, दैट इज शोन एज
डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब जब क्या करेगा, लैटिस वाइब्रेट करेगा तो क्या अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेगा? नहीं, इट विल ऑल्सो चेंज। तो ये मीन पोजीशन हो गई। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये वाला जो एटम है वो डिस्प्लेस्ड है। सिमिलरली ये वाला एटम भी डिस्प्लेस्ड है, ये वाला एटम भी क्या है, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। तो यहां पर क्या होगा कि जब 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 एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रहेंगे, वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होंगे। तो क्या सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? नहीं। एट ए गिवन टाइम जरूरी नहीं है सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो हो सकता है कोई क्या है 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्प्लेस्ड हो, कोई 0.2 एंगस्ट्रॉम डिस्प्लेस्ड हो अपनी मीन पोजीशन से। सो इससे क्या होगा, बेसिकली जो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इन एटम्स के, दे विल जनरेट अ वेव, पीरियोडिक वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इलास्टिक वेव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स in a crystal or vibrational motion of these atoms about their mean position will generate a wave that is known as elastic wave। तो जो लैटिस वाइब्रेशन है उनसे जो वेव जनरेट होती है हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट इलास्टिक वेव। तो लैटिस क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एंड लैटिस वाइब्रेशंस क्या है, उन पीरियोडिकली अरेंज एटम्स का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो कपल्ड ऑसिलेशंस है उसको हम कहते हैं लैटिस वाइब्रेशंस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। लैटिस वाइब्रेशन समझ में आ गया। तो जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता हुआ एटम दो तरह के ऑसिलेशंस कर सकता है। एक कर सकता है हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है कि अगर ये एटम, सपोज ये वाला एटम ले लेते हैं, वी टेक दिस एटम, ये वाला एटम अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक करता है, लेट्स से x बाय अ डिस्टेंस x। सो दिस एटम डिस्प्लेस्ड बाय अ मैक्सिमम डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कहां तक जा सकता है, x डिस्टेंस तक। फिर क्या होगा, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आप जानते होंगे क्या कि अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, it will try to restore its original position or the mean position। तो वो मास क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। तो वैसे ही क्या है, तो यहां तक अब अगर हम उसको खींच के छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, एटम विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स मीन पोजीशन। तो हम क्या कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये कर रहा है तो क्या कंडीशन है उसकी, उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि उसको वापस खींचने वाला जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पावर ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की पहली पावर के प्रोपोर्शनल हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। और यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या लगाते हैं, -cx। आप जानते होंगे इसको कौन सा लॉ कहते हैं, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। तो स्प्रिंग मोशन में कौन सा लॉ लगता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं यहां पे, what this minus sign is telling us, this is telling us the restoring force will be opposite to the displacement। मान लिया आप क्या करें, इधर खींच के छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, रिस्टोर करेगा उसको अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, उसके अपोजिट। ओके, तो जो अगर फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की पहली पावर पर डिपेंड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये तो हो गया फोर्स, अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ दिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हार्मोनिक मोशन और वी कॉल इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो क्या होता है, जो अगर हम क्या कहते हैं, एटम्स जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो हम उसको बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेशंस की कैटेगरी में डालेंगे। अब ये होता कब है, ये होता तब है जब जो x है, यानी कि जो आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, वो दो एटम्स की बीच की डिस्टेंस कितनी है, a। इसको कह रहे हैं हम लैटिस कांस्टेंट। अगर x बहुत छोटा होगा a से, तब हम इसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपली हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहेंगे। ओके, दूसरा एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो x है, ओके, वो ज्यादा होता है। ओके,
तो ये वाला जो कंडीशन है ना, x बहुत छोटा है a से, वो फॉलो नहीं होता। वो फॉलो नहीं होता तो क्या होता है, जो फोर्स है वो हायर पावर्स पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट की, x स्क्वायर, x क्यूब एंड x पावर 4 एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस केस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u, एनहार्मोनिक के केस में बता रहा हूं, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, x पावर 4, x पावर 5 एंड सो ऑन। क्योंकि आप शायद जानते होंगे फोर्स और इसका रिलेशन क्या होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स होता है माइनस, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप एक डेरिवेटिव लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो इट विल गिव यू फोर्स। तो क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर है तो फोर्स में क्या है, x है, और यहां पर क्या है, व्हाट वी गॉट हियर, एक्स क्यूब है तो फोर्स में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो समझ गए, हार्मोनिक मोशन में लीनियर डिपेंडेंट होता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी का किस पर होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर पर। जबकि जो एनहार्मोनिक मोशन होता है उनमें फोर्स में क्या होता है, नॉन लीनियरिटी होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, करस्पॉन्डिंगली एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 होता है। ओके, तो अब हम समझ गए क्या, एनहार्मोनिक मोशन कब होगा, जब एटम अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो एनहार्मोनिक मोशन होगा, और अगर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा तो क्या होगा, हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो हमें जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस में पढ़ना है वो कैसा मोशन पढ़ना है, वी नीड टू स्टडी हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो हम कौन से पर फोकस करेंगे, लेटेस्ट वाइब्रेशंस के केस में ओनली ऑन हार्मोनिक ऑसिलेशंस विल फोकस। ओके, आगे चलते हैं। लेटेस्ट वाइब्रेशन समझ में आ गया क्या है। नाउ व्हाट इज फोनोन, अब एक आपने वर्ड सुना होगा लेटेस्ट वाइब्रेशंस के केस में, व्हाट इज फोनोन। फोनोन क्या है, सो फोनोन इज बेसिकली एनर्जी क्वांटा ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस। तो जैसे मैंने बताया था, क्या जो लेटेस्ट का वाइब्रेशन है, जो कपल्ड ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स हैं, दे विल क्रिएट अ वेव, दैट वेव इज नोन एज इलास्टिक वेव, और उस इलास्टिक वेव की जो एनर्जी होती है दैट इज क्वांटाइज्ड, एंड किसकी फॉर्म में क्वांटाइज्ड होती है, दैट इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोनोन्स। सो फोनोन क्या है, फोनोन इज एनर्जी क्वांटा ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस। जैसे फोटोन होता है, फोटोन, फोटोन क्या होता है, इट इज एनर्जी क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वैसे ही क्या है, एनर्जी क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव और लेटेस्ट वाइब्रेशंस इज फोनोन। ओके, बाकी फोनोन क्या है, फोनोन एक क्वासी पार्टिकल है जनरेटेड बाय कलेक्टिव वाइब्रेशंस और एक्साइटेशंस ऑफ एटम्स। अब ये क्वासी पार्टिकल क्या है, तो इट इज नॉट अ, it cannot exist independently, it cannot exist in free space, it can exist only through vibrations of atoms in a solid. okay, तो यहां पर बेसिकली क्या है, जो क्वासी पार्टिकल्स है वो किससे जनरेट होता है, किससे बनता है, क्वासी पार्टिकल्स, जो क्वासी पार्टिकल है या फोनोन जो बनता है वो किससे बनता है, कलेक्टिव ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स का, किसमें, सॉलिड में। क्या ये बाहर एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, नो, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट क्वासी पार्टिकल, क्योंकि ये कलेक्टिव ऑसिलेशंस, कलेक्टिव बिहेवियर से जनरेट होता है एटम्स के। ओके, तो सॉलिड के अंदर हम जो वाइब्रेशंस हैं, जो लेटेस्ट का वाइब्रेशन है, उसको मतलब आपने वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ा होगा, तो वेव के करस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक वेव है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी पार्टिकल है, जो एनर्जी क्वांटा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फोनोन। तो हम फोनोन को अब क्या कहेंगे कि वो एक पार्टिकल नेचर है किसी इलास्टिक वेव का। तो फोनोन कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, इसलिए हम उसको बोसोन भी कहते हैं। अब जो फोनोन्स है, अब आप फोनोन का मतलब समझ में आ गया, फोनोन का क्लियर मतलब हो गया क्या है, जो एनर्जी क्वांटा है लेटेस्ट वाइब्रेशंस का, उसको हम फोनोन कहते हैं। ओके, फोनोन ब्रॉडली, फोनोन वैसे तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है अकोस्टिकल फोनोन एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल फोनोन। अब ये अकोस्टिकल फोनोन और ऑप्टिकल फोनोन क्या है, जो अकोस्टिकल फोनोन है इट इज लो फ्रीक्वेंसी फोनोन, जो ऑप्टिकल फोनोन है वो हाई फ्रीक्वेंसी फोनोन है। जो अकोस्टिकल फोनोन है वो किस तरह की वेव को, अब आप जानते होंगे, अगर हम क्या करें, ये जो एटम्स हैं, जो सॉलिड के एटम्स हैं, जो लैटिस है, वो अपने आप तो वाइब्रेट करता ही रहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल थियरी। जो एटम्स हैं वो कभी स्टेशनरी नहीं रहते अपनी मीन पोजीशन के बाद, हमेशा क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी।
क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हैं ये, इनको आप मान सकते हो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स। तो दे विल बेसिकली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। अब वो अपने आप, अगर आप किसी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या करेंगे, अपना नेचुरल ऑसिलेशंस करते रहेंगे मीन पोजीशन के अबाउट। बट अगर आप बाहर से कोई वेव डालोगे, जैसे साउंड वेव डाला आपने, तो क्या होगा, उनको फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। या कोई आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालोगे बाहर से, तो उनको फोर्स्ड ऑसिलेशंस करने पड़ेंगे। उनको जो एटम्स हैं, उनको जो इंसिडेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी से फोर्स्ड ऑसिलेशंस करने पड़ेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव डाल रहे हैं, ओके, तो हम उसको कौन से फोनोन जनरेट होंगे सॉलिड के अंदर, तो हम उसको कहेंगे अकोस्टिकल फोनोन। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिकल वेव डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, तो उससे जो फोनोन जनरेट होंगे दे विल बी नोन एज ऑप्टिकल फोनोन्स, ओके। तो जो अकोस्टिकल फोनोन है वो साउंड वेव के प्रोपगेशन को बताता है, एंड ऑप्टिकल फोनोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑसिलेशंस को या प्रोपगेशन को बताता है सॉलिड के अंदर। साथ ही साथ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अकोस्टिकल फोनोन में, अकोस्टिकल फोनोन किससे जनरेट होता है, ठीक है। अकोस्टिकल फोनोन जनरेट होता है अगर हमारे पास किसी यूनिट सेल के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर दो एटम्स हैं, तो सेम टाइप ऑफ ऑसिलेशन से, सेम टाइप ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एटम्स से, सेम टाइप कह दो या सेम डायरेक्शन से कह दो। यानी कि अगर दो एटम्स है किसी प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो वो क्या करेंगे, दे विल ऑसिलेट इन द सेम फेज। बट ऑप्टिकल वेव में क्या होता है, ऑप्टिकल फोनोन में क्या होता है, जो दो एटम्स हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के, टू एटम्स ऑसिलेट्स इन अपोजिट फेज, ऑसिलेट्स इन अपोजिट फेज। तो क्या होता है, अकोस्टिकल वेव में जो एटम्स का ऑसिलेशंस होता है वो सेम फेज में होता है, और ऑप्टिकल वेव में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, अगर ऑप्टिकल वेव होगी तो क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस विल प्रोपगेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। Na प्लस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से Na प्लस फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तो Cl माइनस क्या होगा, उससे अपोजिट जाएगा। तो क्या होगा, दे विल ऑसिलेट इन अपोजिट फेजेस एंड ट्रैवल लाइक दिस। जबकि अकोस्टिकल वेव या साउंड वेव में क्या होगा, साउंड वेव चार्ज को नहीं देखता है, जब चार्ज को नहीं देखता है तो क्या होगा, दोनों का ऑसिलेशंस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऑसिलेशंस उसी के अलो होंगे साउंड वेव के लिए। तो क्या होगा, जो Na जिधर डिस्प्लेस होगा उधर ही Cl भी डिस्प्लेस होगा। बट ऑप्टिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या होता है, अपोजिट ऑसिलेशंस होते हैं, और किधर होते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होते हैं। अगर वेव इधर जा रही है तो मोशन ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो ट्रांसवर्स कहते हैं इसको। साउंड वेव में क्या होगा, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ओके। तो दो जनरल टाइप के फोनोन्स हो गए, ओके। अब लैटिस वाइब्रेशंस किस चीज को बताते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस बताते हैं बेसिकली, लैटिस वाइब्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लैटिस वाइब्रेशंस डिसाइड्स वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बताता है वो, कौन कौन सी, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, तो थर्मल प्रॉपर्टीज हो गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ऑप्टिकल एंड अकोस्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई, एंड सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो लैटिस वाइब्रेशन है वो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, ये आप जानते होंगे। कैसे भाई, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जो डायमंड है, वी नो दैट डायमंड इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बट डायमंड इज अ गुड थर्मल कंडक्टर, ठीक है, गुड थर्मल कंडक्टर बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्यों होता है पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बिकॉज उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो वो अच्छा थर्मल कंडक्टर कैसे है भाई, उसको जो थर्मल कंडक्शन मिलता है, जो उसमें हीट का ट्रांसपोर्ट होता है, मान लिया ये ग्रेफाइट का एक पीस है, ग्रेफाइट का एक रॉड है, तो क्या होगा, अगर हम इस एंड को गर्म करेंगे तो हीट जल्दी से इधर पहुंच जाएगा दूसरे एंड पर। कैसे पहुंच जाएगा भाई, क्योंकि उसमें जो हीट का ट्रांसपोर्ट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से होगा। तो लैटिस वाइब्रेशंस काफी हद तक उसकी बहुत सारी, चाहे वो थर्मल प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हो, उनको डिसाइड करता है। तो इसलिए लैटिस वाइब्रेशंस इंपॉर्टेंट है,
ओके तो हमारा जो मेन मोटिव है अभी यहां पर वो है वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। लैटिस वाइब्रेशंस की मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हमारा मोटिव है यहां पर। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान रखने हैं, या हमारे कह सकते हैं अजम्पशंस क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर या अजम्पशंस क्या है इस केस में। तो अजम्पशंस हैं ये कि हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, क्योंकि मैंने बोला है मोनो एटॉमिक, वर्ड यूज करा है मोनो एटॉमिक, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, या पर लैटिस पॉइंट हमने कितने एटम्स रखे हैं, तो पर लैटिस पॉइंट हमने एक एटम रखा है, ये हमारा पहला अजम्पशन है। दूसरा, जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे टाइप का, हार्मोनिक टाइप का या एनहार्मोनिक टाइप का, हार्मोनिक टाइप, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे किसी भी एटम को। ओके, द थर्ड assumption is only nearest neighbor interaction is considered। अब जैसे मान लिया आपका रेफरेंस एटम ये है, रेफरेंस एटम मतलब जिसको आप रेफरेंस मानकर सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब अगर मैं कहता हूं ये एटम्स nth एटम है सॉलिड की, शुरुआत से यहां से शुरू हुआ होगा सॉलिड, तो पिछला एटम कौन सा हो गया, n-1th एटम, उससे पिछला कौन हो गया n-2nd, उससे पिछला, उससे अगला कौन हो गया n+1th, उससे अगला कौन हो गया n+2nd। तो क्या है, अगर आप इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको इसका और इसके साथ इसका इंटरेक्शन लेना है। मतलब इसके नियरेस्ट नेबर कौन है भाई, nth एटम के नियरेस्ट नेबर हैं n-1th एंड n+1th एटम। ओके, बाकी क्या होगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो उसके नियरेस्ट नेबर के साथ होता है, बाकी सबके साथ इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट दैट पार्ट। ओके, तो हम यहां पर ये ध्यान रखेंगे करते टाइम। ओके, तो ये तीन assumptions आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालते टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 1D मोनोएटॉमिक लैटिस में, let us consider a 1D chain of atoms with one atom per lattice point along x direction। तो हम क्या कह रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, एक लीनियर चेन ऑफ एटम्स कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कहते हैं भाई, हमने पहले ही कहा है लैटिस किसको कहते हैं, कि जिसमें एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू इलास्टिक स्प्रिंग्स, इट इज जस्ट एन assumption, एंड पर लैटिस पॉइंट, पर लैटिस पॉइंट मतलब ये लैटिस पॉइंट है तो इस पर कितने एटम रखे जाएंगे, एक एटम, पर लैटिस पॉइंट कितने एटम रखेंगे, 1 एटम, क्योंकि हम ये कौन सा वाइब्रेशन ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक, वी आर कंसीडरिंग मोनो एटॉमिक वाइब्रेशंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, पीरियोडिकली अरेंज्ड है ये, ए एंड ए, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अब जब वो डिस्प्लेस होंगे तो क्या होगा, तो डिस्प्लेस होने पर क्या होगा, डिस्प्लेस होने पर मीन पोजीशन से ये एटम डिस्प्लेस हो गया, ये एटम भी डिस्प्लेस हो रखा है, ये एटम भी अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रखा है एट टाइम t, दिस एटम इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड। ओके, तो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं भाई, जब सॉलिड में आप एटम्स पुट करोगे तो क्या होगा, शुरू में पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, फोर्थ एटम, हम क्या कह रहे हैं, ये वाला कौन सा एटम है, अगेन जो पीछे किया था मैंने अभी, इट इज लेट्स से nth एटम, ये nth एटम है, तो पिछला कौन सा होगा n-1, उससे पिछला कौन सा होगा n-2, उससे अगला कौन होगा n+1, उससे नेक्स्ट कौन होगा n+2। तो हम कह रहे हैं जो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट है nth एटम का, वो कितना है, वो है un, और उससे पिछले वाले का कितना है un-1, उससे पिछला कितना है un-2, उससे अगला कितना है un+1, उससे अगला कितना है un+2। अब सबका ना डिस्प्लेसमेंट समान नहीं होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, ऐसा अगर हुआ डिफरेंट टाइम्स के ऊपर सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ तो वेव जनरेट नहीं होगी,
क्योंकि सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होना चाहिए डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, देन ओनली विल गेट अ वेव, लैटिस वेव, या जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इलास्टिक वेव। ओके, ठीक है। तो nth एटम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, un, n-1 का कितना है, un-1, n-2 का un-2 एंड सो ऑन। ओके, यहां पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, सारे के सारे एटम्स क्या हैं, सेम टाइप के हैं, तो हर एटम का मास कितना है, हर एटम का मास है m। ओके, तो क्या क्या अजम्पशन लिया, लेट अस कंसीडर वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स विद लैटिस कांस्टेंट a, पर लैटिस पॉइंट देयर इज वन एटम, यानी कि बेसिस में कितने एटम्स हैं, एक है, और हर एटम का मास कितना है, m है। m है हमारा जो रेफरेंस एटम है nth, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपनी मीन पोजीशन से किसी गिवन टाइम t पर, un, उससे पिछले का n-1, un-2 एंड सो ऑन। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां भी ये कनेक्टेड है भाई, दिखाने हैं आपको कनेक्टेड, यू नीड टू शो कनेक्टेड स्प्रिंग्स, हाइपोथेटिकल स्प्रिंग्स से कनेक्टेड दिखाना है, इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड दिखाना है, लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हमें क्या करना है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ nth एटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ nth एटम। ये सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, दीज ऑल एटम्स आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एटम किसको मान रहे हैं, nth एटम को मान रहे हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, वी अज्यूम दैट सिंस एटम्स आर परफॉर्मिंग SHM, इसलिए क्या होगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपनी मीन पोजीशन से, दैट विल आल्सो हार्मोनिक। तो un क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम इज u0, इक्वेशन को समझ लीजिएगा, e पावर i ओमेगा t माइनस के एन ए। ओके, इसको समझ लो भाई, यहां पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा। तो ओके, t इज टाइम, व्हाट इज k, k इज वेव वेक्टर, k इज वेव वेक्टर, आप शायद जानते होंगे वेव वेक्टर क्या होता है, 2 पाई बाय वेवलेंथ होता है। k वेव वेक्टर हो गया, n क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, एटम का नंबर कौन सा है, n वां या n+1 वां, a क्या है, लैटिस कांस्टेंट, और u0 क्या है, u0 इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। समझ गए भाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कोई वेव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये कोई वेव है, ये वेव इधर जा रही है, ओके, दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो अगर हम वेव शो कर रहे हैं साइन वेव, तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, वी कॉल इट एम्पलीट्यूड। तो ये क्या हो गया, दिस इज u0, ओके, दिस इज u। तो u0 इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। सो nthवां जो एटम है, अच्छा ये k na क्यों लिया, व्हाई वी टुक दिस na, गो बैक एंड सी na, जो हम स्टार्टिंग से लेंगे तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, शुरुआत से लेके क्रिस्टल के यहां तक डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होगी, x डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जो फेज होता है, फेज ओमेगा टी भी होता है, ओके, एंड के एक्स भी होता है। तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी क्रिस्टल के शुरुआत से nth एटम तक, इट वुड बी Na, ओके। सो ये कौन सा फेज है, ये है टेम्पोरल फेज, और ये कौन सा फेज है, स्पेशल फेज, ठीक है। तो स्पेस फेज एंड टाइम फेज दो है, यानी कि उसके जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस है वो टाइम में भी है एंड पोजीशन में भी, दोनों में। अगला अगर लिखेंगे un+1, तो क्या होगा भाई, u0 e टू द पावर i ओमेगा t माइनस k n+1 इंटू a। ओके, अब इसको n+1 इंटू a क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होगी क्रिस्टल के शुरुआत से वो कितनी होगी, a बढ़ गई होगी इसके मुकाबले, n वाले के मुकाबले। तो क्या होगा,
इट वुड बी n प्लस ए। अब इसको ना un में बदल दो। un में क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज, हम इसमें से क्या अलग कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं un e टू द पावर, अब इसको देखो आगे क्या बचा, माइनस आई के ए। इसको समझ लो भाई, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, e पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, अलग कर लिया इसमें से, तो क्या एक्स्ट्रा रह गया, माइनस आई के ए। सिमिलरली हम यू एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, यू नॉट, उसको लिखा होता हमने e पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन माइनस वन ए। ओके, तो उसका जो एक्सप्रेशन हो गया होता हो गया यू एन माइनस प्लस हो गया होता आई के ए। ओके, तो हमने क्या करा, व्हाट वी हैव डन, हमने यू एन माइनस वन और यू एन प्लस वन को किसकी टर्म्स में लिख लिया, रेफरेंस आइटम की टर्म में लिख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे क्या, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ nth एटम, nth एटम का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, उसका मास कितना है m। ओके, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन with respect to time is equals to माइनस सी, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई, un का मतलब डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं nth एटम का, किसके रेस्पेक्ट में, एक पिछले के रेस्पेक्ट में। हमने क्या कहा है, नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन ओनली, तो un डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच का, nth में एटम एंड n माइनस वन एटम का, माइनस सी un कौन से देखना है अभी, अगला और एक और, नेक्स्ट। तो हमें बेसिकली बाकी कुछ कंसीडर नहीं करना है, हमें देखना है कि अब जब सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, जो ये वाला एटम है वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं देखनी, यूएन नहीं देखना है, आपको देखना है ये पिछला एटम, मान लिया ये पिछला एटम 0.2 एंगस्ट्रॉम डिस्प्लेस हुआ, ये वाला हुआ कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई पिछले वाले के रेस्पेक्ट में 0.1 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो डिफरेंस लेना है, और वैसे ही अगले वाले से लेना है, क्योंकि हमने अजम्पशन में क्या माना है कि ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन विल बी कंसीडर्ड। ओके, इसको आप लिख दीजिए यहां पर, क्या सिंप्लीफाई करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी यू एन माइनस वन प्लस यू एन प्लस वन माइनस टू यू एन, यहां पर सी क्या है, सी इज फोर्स कांस्टेंट, सी एक फोर्स कांस्टेंट है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, जो हमने un लिया था तो उसका डबल डेरिवेटिव लीजिए, यू टेक द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ un विल बी, क्या होता है भाई, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, किसका, इस वाले पार्ट का, इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, दिस, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, आप जानते हैं e पावर आयोटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ e पावर आयोटा विल गिव अस e पावर आई ओमेगा, ये बाहर आ जाएगा एक बार एक डेरिवेटिव लेने पर, और बाकी un एज इट इज बच जाएगा। तो दो बार अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, टू टाइम्स डेरिवेटिव लेने पर दो बार क्या होगा, आई ओमेगा आएगा, एंड un ऐसे ही बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है e पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो e पावर x ही होता है। तो क्या होगा, दो बार डेरिवेटिव पर आई ओमेगा स्क्वायर और un बच गए एज इट इज, तो क्या बन गया भाई ये, इट हैज बिकम माइनस, क्योंकि i का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन ओमेगा स्क्वायर un। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको un की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो m माइनस ओमेगा स्क्वायर un हो गया लेफ्ट साइड डबल डेरिवेटिव, राइट साइड c। अच्छा, ये जो c है, c को हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट, वी ऑल्सो कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट। सो कितना हो गया ये, c un कॉमन लिया तो क्या बचा, आई के ए, किसके लिए, un माइनस वन के लिए, क्योंकि un माइनस वन कितना था, पीछे जाके देखें, un माइनस वन जो था वो था un टाइम्स आई के ए प्लस
minus IKA minus 2 UN is outside. तो यहां पर कैंसिल होगा क्या? UN is cancelled. So what we got? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, आप 2 कॉमन ले सकते हैं 2c, तो यहां पर बच जाएगा e पावर आई के ए प्लस e पावर माइनस आई के ए बाय 2 माइनस 1. ओके, तो ये जो e पावर आई के ए यानी कि e पावर आई एक्स या e पावर माइनस आई एक्स बाई 2 क्या होता है, cos kx. तो क्या बन जाएगा यहां पे, इट विल बिकम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, इट विल बिकम cos ka माइनस 1. सो m को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 2c बाय एम, माइनस मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, सो इट विल बी माइनस 1 माइनस cos ka, 1 माइनस cos ka. ओके, तो ये क्या निकल आया यहां पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज, हमने ओमेगा क्या कहा था, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जानते हैं, एक सेकंड में एक एटम कितनी बार ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस, मोनोएटॉमिक लैटिस, या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन भी कह सकते हो भाई इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन बन गए. ओके, तो जब हम अंडर रूट लेंगे इसका, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे प्लस माइनस, हम जानते होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्या होगा, अंडर रूट लेने पर क्या होगा, we'll get these 2 solutions. Omega will be under root 2c by m 1 minus cos ka, okay, power 1 by 2. तो इसमें यहां पर प्लस माइनस आया होगा, बट वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज प्लस ओनली, पॉजिटिव ओनली, तो हम माइनस को ड्रॉप कर देंगे. विल टेक दिस एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या कर सकते हैं, we know that cos ka को क्या लिखा जा सकता है, cos ka can be written as 1 minus 2 sin square ka by 2. मतलब cos थीटा क्या होता है, 1 minus 2 sin square थीटा by 2. तो वहां अगर फिल करेंगे तो यही फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अंडर रूट 2c by m 1 minus 2 sin square ka by 2 under root. Okay, so what cancels what, it cancels, this 1 cancels 1, so it will become, omega will become how much, it will become, अगर आप अंडर रूट में इस 2 को अंडर रूट में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4c by m. ओके, अंडर इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा, दिस साइन स्क्वायर k by 2. क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना है इसलिए क्या कर देंगे, विल टेक द मोड, क्योंकि क्या होता है, जो साइन फंक्शन है इट कैन टेक नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज. सो इक्वेशन नंबर 3. तो ये बेसिकली क्या आ गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस. ठीक है, तो मोनोएटॉमिक लैटिस में जो फोनोन होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट c पर, मास m पर, एंड वेव वेक्टर k पर, एंड लैटिस कांस्टेंट a पर. इन बातों के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करता है. ठीक है, तो दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अब हम इसके लेंगे लिमिटिंग केसेस. लिमिटिंग केसेस क्या होता है, स्पेशल केसेस, मतलब स्पेशल केसेस में ये क्या बनेगा. तो लिमिटिंग केसेस में पहले हम लेते हैं कौन सा केस, लॉन्ग वेवलेंथ का केस. लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसी वेव डाल रहे हैं बाहर से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी. तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, दिस मॉडल इज नोन एज कंटिन्यूम मॉडल. ओके, कंटिन्यूम मॉडल का मतलब क्या है, ठीक है, कंटिन्यूम मॉडल. ठीक है,
कंटिन्यूम मॉडल इज बेसिकली मतलब अगर वेव ऐसे है, वेव का वेवलेंथ ज्यादा है, वेव का वेवलेंथ किससे ज्यादा है, वेव का वेवलेंथ ज्यादा है किससे, लैटिस कांस्टेंट से। किससे कंपैरिजन होगा, क्योंकि ये बड़ा या छोटा होना, हाई या लो होना या लॉन्ग होना, किसके कंपैरिजन में, किसके रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अगर वेवलेंथ वेव का ज्यादा है लैटिस कांस्टेंट से, दोनों एटम, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस के मुकाबले, तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट कंटिन्यूम मॉडल। ठीक है, तो लॉन्ग वेवलेंथ के केस में लैम्डा वुड बी लार्जर देन दिस। ठीक है, तो क्या होगा, जो साइन के ए बाई टू है, साइन के ए बाई टू विल बिकम के ए बाई टू। वाई, क्योंकि हम जानते हैं क्या, अगर लैम्डा ज्यादा होगा ए से, तो जो के होगा, के जो होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो वो किस तरफ टेंड करेगा, के विल टेंड टुवर्ड्स 0, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेरी लार्ज, सो 2 पाई बाय लैम्डा विल टेंड टू 0। और हम जानते हैं क्या, अगर थीटा टेंड टू 0 हो तो साइन थीटा किस तरफ टेंड करता है भाई, साइन थीटा टेंड टुवर्ड्स थीटा। ओके, तो हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है इस केस में, जब लॉन्ग वेवलेंथ का केस आएगा, लॉन्ग वेवलेंथ का केस आएगा, तो बेसिकली हमें लेना है साइन के ए बाई टू इज टेंडिंग टू के ए बाई टू। Okay, so in this case what is frequency, omega, it would be under root 4c by m. So हमने क्या ले लिया, ka by 2, sin ka by 2 की जगह क्या ले लिया, जनरलाइज जो एक्सप्रेशन है sin ka by 2 उसमें ले लिया k by 2. So it will cancel under root 4 and 2. So what is frequency, frequency has become, frequency of vibration at long wavelength has become this is equation what, this is equation number 4. So in the long wavelength regime, in the long wavelength regime or in the long wavelength region, omega is proportional to what, k. linear relation होता है किस किसके बीच में, ओमेगा एंड वेव वेक्टर k के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहां पर जो डायग्राम शो करा गया है उसमें ऐसे शो करा गया है, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ को बता रहा है। मतलब वेवलेंथ क्या होती है भाई, अगर हम पोजीशन स्पेस में वेवलेंथ को ड्रॉ करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट वेवलेंथ। एक साइकिल पूरी होने पर, अगर मैं किस में डिफाइन कर रहा हूं इसको, पोजीशन स्पेस में। ओके, ये हो गया एम्पलीट्यूड उसका u, तो पोजीशन स्पेस में ये वेवलेंथ हो गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं आधी वेवलेंथ पर ही क्या हो रहा है, बहुत सारे एटम्स लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूम। ठीक है, कंटिन्यूम मॉडल। ठीक है, तो इसको वेव को कैसा लग रहा है, वेव को ऐसा लग रहा है कि जो पूरा लैटिस है वो एक कंटिन्यूअस मीडियम है, इट इज बिहेविंग एज अ कंटिन्यूअस मीडियम, कंटिन्यूम। ठीक है, तो उसी से बना है वर्ड कंटिन्यूम। तो कंटिन्यूअस मीडियम की तरह बिहेव होगा, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के होगा। ओके, तो अब हम देखना चाहते हैं इस केस में, इसके assumptions थोड़े से देख लेना भाई, ध्यान में रखना है assumptions। इस केस में जो ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज होंगी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है भाई, वीजी, वो क्या होती है, डी ओमेगा बाय डी के। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। तो डी ओमेगा बाय डी के क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 से, अंडर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट इट वुड बी अंडर रूट सी बाय एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 5. Okay, phase velocity, VP is defined as omega by k mathematically. Physically क्या होता है, it is the velocity of an individual wave. तो यानी कि हम जानते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव पैकेट बनता है वो बनता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। ओके, जो भी कोई पार्टिकल बनता है वो बनता है किससे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। तो जैसे फोनोन भी है, फोनोन भी क्या है, जो इंडिविजुअल लैटिस वेव्स होंगी उनके सुपरपोजिशन से जो वेव जनरेट होगी उसका जो वेव पैकेट होगा वो फोनोन है। तो इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। ओमेगा बाई के वो कितना आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 से, इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी अंडर रूट सी बाय एम इंटू ए।
तो यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटीज आर सेम। ओके, तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? व्हेन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज आर सेम वी कॉल इट नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में मीडियम कैसे बिहेव करेगा? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा। ये अजम्पशन आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी सेम होती हैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में। जब हम क्या करते हैं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी की कोई वेव इंसिडेंट करेंगे तो उसका ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी सेम होगा। और मीडियम कैसे बिहेव करेगा? एज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, यानी कि जो वेव्स उसके अंदर से प्रोपगेट करेंगी उनमें कोई डिस्पर्शन नहीं होगा। यानी कि डिस्पर्शन क्या होता है भाई? डिस्पर्शन होता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स होती हैं दे विल ट्रैवल विद द सेम स्पीड और दे विल ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड। तो अगर वो डिफरेंट वेवलेंथ की वेव सेम स्पीड से ट्रैवल करें तो ऐसे मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरा लिमिटिंग केस है भाई हमारा, दूसरा स्पेशल केस है शॉर्ट वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या? दिस हैज बिकम अ डिस्क्रीट मॉडल, नॉट कंटिन्यूअस मॉडल, नॉट कंटिन्यूम मॉडल, इट इज डिस्क्रीट मॉडल। तो डिस्क्रीट मॉडल में क्या है आप देख सकते हैं क्या? डिस्क्रीट मॉडल में क्या हो जाए? वेव कैसे देख रहा है उसको? वेव कैसे देख रहा है उसको? वेव इज सीइंग इट एज ए डिस्क्रीट मीडियम, नॉट अ कंटिन्यूअस मीडियम। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो गया? छोटा हो गया। तो वेवलेंथ पर लिमिट क्या है भाई? कैसे पता करेंगे वेवलेंथ की लिमिट क्या है भाई? शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट क्या है? तो वी नो दैट साइन के ए बाई टू जो फंक्शन है, ओके, इसका मोड लिया था हमने। ठीक है, मोड लेंगे तो क्या होगा? मोड लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन के ए बाई टू फंक्शन की? प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन का मोड क्या होगा? इट वुड बी पॉजिटिव ओनली। तो इससे क्या होगा? हम क्या लिख सकते हैं उसको? वी कैन राइट इट एज मोड ऑफ प्लस माइनस साइन क्या? पाई बाई टू। क्योंकि साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। एंड प्लस माइनस मैंने पहले लगा दिया उसके। ठीक है, तो क्या हो गया? अभी इस प्लस माइनस को हम क्या ले सकते हैं? वी कैन राइट इट एज साइन प्लस माइनस पाई बाई टू। ओके, तो यहां पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? व्हाट वी गॉट के ए बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू implies that what is k values, allowed k values, plus minus k a pi by a। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? जो k का जो अलाउड वैल्यू है, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है, k मैक्स है, ये इट इज k मैक्स। वो क्या है? प्लस माइनस पाई बाई ए। और व्हाट इज k मिन? मिनिमम वैल्यू क्या है भाई? k मिन इज 0। मिनिमम वैल्यू k की 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई बाई ए हो सकती है। तो इससे कितना लैम्डा जनरेट होगा भाई? यहां से लैम्डा मिन कितना होगा? लैम्डा मिन क्यों भाई? 2 पाई बाई के मैक्स होगा, तो लैम्डा क्या होगा? मिन होगा। पॉजिटिव वाला इस्तेमाल करना, वेवलेंथ को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, के को हम नेगेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेव वेक्टर। ओके, सो के मैक्स कितना होगा भाई? सॉरी, लैम्डा मिन कितना होगा? पाई बाई ए रखते हैं तो ये हो गया कितना? 2 पाई बाई ए बाय पाई बाई ए। सो कितना हो गया? लैम्डा मिन, मिनिमम वैल्यू लैम्डा कितनी हो सकती है? 2a। ओके, और लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है टुवर्ड्स, इट में टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट में टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, ये हो गया। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं अभी? आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी सी छोटी वैल्यू, यानी कि लैम्डा किस तरफ टेंड कर रहा हो जब? 2a की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? अगर लैम्डा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2a वी कॉल इट शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, या k इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? प्लस माइनस पाई बाय a, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट दिस शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ओके, तो आप देख भी सकते हैं यहां पर क्या है? ये जो लैम्डा है वेवलेंथ वो किसके बराबर आ गया है? जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, इट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रीट मॉडल बोलते हैं। इन दिस केस व्हाट इज ओमेगा मैक्स? व्हाट इज ओमेगा मैक्स? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अलाउड फ्रीक्वेंसी
यानी कि किसी सॉलिड से कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अंडर रूट क्या था भाई, इट वाज अंडर रूट 4c/m मोड ऑफ साइन ka/2। अब ka/2 कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है भाई, 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 4c/m। तो कितनी मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी है किसी क्रिस्टल से, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। So allowed maximum frequency is this. Okay. Now what is group velocity Vg? इस frequency पर group velocity क्या होगी, इस frequency पर group velocity क्या होगी, group velocity होती है d ओमेगा by dk। So अगर आप in general d ओमेगा by dk निकालते हैं, in general क्या था, इसका डेरिवेटिव ले लो आप, इसका डेरिवेटिव लेने पर क्या होगा अंडर रूट 4c/m, डेरिवेटिव लेने पर होगा इट विल बिकम cos k/2, cos k/2 साथ में क्या आएगा a/2। तो जैसे ही आप क्या रखते हैं, ग्रुप वेलोसिटी रखते हैं कितने पर, k की किस वैल्यू पर, प्लस माइनस पाई बाई a, तो cos कितना हो जाता है, इट बिकम्स cos हाउ मच, इट बिकम्स cos π/2। जब हम इसमें k की वैल्यू रखेंगे पाई बाई a, यानी कि मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी अमाउंट्स टू बी 0। हाउएवर जो फेज वेलोसिटी होगी, फेज वेलोसिटी जो कि क्या होती है अंडर रूट 4c/m ओमेगा बाई k होती है ना, तो 1/k ले लो यहां और साइन k/2 का मोड आएगा, तो इट विल बी 0 और नॉन जीरो, इट विल बी नॉन जीरो। तो ये 0 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, आर दे डिफरेंट और सेम, दोनों को लेना है, इसको भी याद करना है, इक्वेशन नंबर 8 इसको, इक्वेशन नंबर 9। सो दीज आर डिफरेंट। सो मीडियम बिहेविंग एज अ dispersive medium or non-dispersive medium, medium behaving as a dispersive medium for short wavelengths, behaving as a dispersive medium for short wavelengths, it is behaving as a non-dispersive medium for long wavelengths। तो Vg Vp इक्वल नहीं है, इसलिए कैसे बिहेव कर रहा है, Vg नॉट इक्वल टू Vp, दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग एज अ डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी पर एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव उसके अंदर से प्रोपेगेट करा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बता रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ लो पास और हाई पास, इस पर मैक्सिमम लिमिट है इतनी, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का जो कोई भी वेव होगा वो इससे पास नहीं हो सकता, इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट लो पास फिल्टर। क्या कहेंगे हम इसको, लो पास फिल्टर। तो क्रिस्टल कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ लो पास फिल्टर, मोनो एटॉमिक लैटिस बिहेव्स एज अ लो पास फिल्टर, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास होना अलाउ करता है एंड हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। ओके, ठीक है, तो हमने दोनों केसेस कंसिडर कर लिए लिमिटिंग में। नाउ डिस्पर्शन रिलेशन, डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है भाई, ये जो डिस्पर्शन रिलेशन होता है वो ओमेगा वर्सेस के रिलेशन होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, जो फोनोन है मोनो एटॉमिक लैटिस में जो फोनोन जनरेट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और वेव वेक्टर को एक्स एक्सिस पर रखते हैं और प्लॉट करते हैं। तो ये जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का आता है, पहले आप देख रहे हैं कैसा आता है लो फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ, लो फ्रीक्वेंसी पर जो ग्राफ है इट इज लीनियर, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के, बट हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, इट बिकम्स नॉन लीनियर, ओमेगा नॉन लीनियरली बिहेव करता है के साथ। तो क्या होता है, जो ग्राफ होगा पहले लीनियर एंड देन नॉन लीनियर बिहेवियर करेगा। ओके, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, तो ये क्या होगा, ओमेगा वर्सेस जो के ग्राफ है वो पहले लीनियर एंड देन बिकम्स नॉन लीनियर। इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन इट, मैक्सिमम लिमिट इज प्लस पाई बाई ए, पॉजिटिव साइड में ये 0 है, एंड इन दिस साइड इट इज माइनस पाई बाई ए। इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ब्रिलियन जोन। ये ब्रिलियन जोन क्या होते हैं वो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, या मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना आप ब्रिलियन जोन के बारे में, ठीक है। तो ब्रिलियन जोन पर क्या हो रहा है, बेसिकली इट इज बिकमिंग फ्लैट। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप
इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ओमेगा वर्सेस के ग्राफ का जो स्लोप होगा इट वुड बी डी ओमेगा बाई डी के। तो अगर कोई फ्लैट लाइन हो तो उसका स्लोप कितना होगा, यहां नहीं, ब्रिलियन जोन की बाउंड्री के पास, ब्रिलियन जोन बाउंड्री के पास क्या होगा, ब्रिलियन जोन बाउंड्री के पास जो ग्राफ है इट इज बिकमिंग फ्लैट, ओके, सो स्लोप विल बी 0. सो व्हाट इज द VG वैल्यू हियर, इट इज VG ना, so VG वैल्यू नियर द ब्रिलियन जोन बाउंड्री इज 0. तो ये बात ध्यान रखनी है, एट ब्रिलियन जोन बाउंड्री what is the VG value, VG value at Brillouin zone boundary is 0. Group velocity is 0 at Brillouin zone boundary and it is maximum where, here. यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, नियर सेंटर ऑफ Brillouin zone हमने निकाला था यहां पर अंडर रूट क्या था, अंडर रूट C by M into A. So VG का वैल्यू नियर ये क्या है, इट इज सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन, सेंटर ऑफ BZ, BZ से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड इट इज BZ बाउंड्री. तो BZ बाउंड्री पर 0 एंड सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन पर VG कितना होता है, अंडर रूट C by M into A. But what is the value of omega max? What is this frequency? अगर हम इसको यहां लें तो इट इज ओमेगा मैक्स. व्हाट वाज ओमेगा मैक्स, व्हाट वाज दिस फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी वाज अंडर रूट 4C by M. तो मैक्सिमम व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मोनोएटॉमिक लैटिस अलाउड, 0 से लेकर कहां तक, अंडर रूट 4C by M तक. व्हाट इज द VG रेंज, किससे ज्यादा होगा 0, और कहां तक मैक्सिमम होगा VG. बट ये ध्यान रखिए किन लोकेशंस पर है, सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन इसको कहते हैं, सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन पर VG मैक्सिमम है बट फ्रीक्वेंसी 0 है, और ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है एंड VG क्या है 0 है. ओके, सो दिस इज डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ व्हाट, दिस इज डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, या आप कह सकते हैं इट इज डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ फोनोन. और ये कौन सा फोनोन है, आगे मैं जब डायटोमिक लैटिस पढ़ाऊंगा आपको तो आपको पता लगेगा ये कौन सा फोनोन है. इट इज बेसिकली अकॉस्टिकल फोनोन. दो तरह के फोनोन आएंगे, अकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल. तो मोनोएटॉमिक लैटिस में कौन सा फोनोन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अकॉस्टिकल फोनोन. तो ये किसका डिस्पर्शन रिलेशन आया, दिस इज डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ अकॉस्टिकल फोनोन इन मोनोएटॉमिक लैटिस. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. So please stay tuned. Please like, subscribe and share. Thank you.